नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास उसके हिस्से की धूप का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। फिर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उसने सुना। सुधा कह रही थी, मेरा विवाह होगा तो किसी कन्नड़ भाषी लिंगायत के साथ, नहीं तो जन्म भर कुंवारी रहकर अपने धर्म का निर्वाह करना होगा। हो सकता है मनीषा के फक पड़े चेहरे को देखकर उसे लगा हो कि वह अधिक कटु बात कह गई है, या फिर अधिक देर गंभीर बने रहना उसके सिनिक स्वभाव के ही विरुद्ध। उसके बदले स्वर को अपने सजल मनोभावों के बीच उतारने का प्रयत्न करती मनीषा चुप रह गई। 1:30 बज गया, मैं चलूं? सुधा ने कहा। 1:30? चौंक कर उसने अपनी घड़ी देखी। सचमुच 1:30 बज रहा था। उफ, मधुकर पूरे आधे घंटे से उसका इंतजार कर रहा होगा। समय के पाबंद इंसान के लिए आधा घंटा प्रतीक्षा में काटना कितना कष्टकर होता है वह जानती है। सुधा को अपने बारे में समझाना स्थगित करना होगा। अभी तो तुरंत मधुकर के पास पहुंचना है। जल्दी से गर्दन और हाथ हिलाकर उसने उससे विदा ली और 5 कार्नवालिस रोड मधुकर के घर की ओर चल दी। वहां पहुंचने पर उसने देखा दरवाजे पर ताला लटक रहा है, यानी मधुकर अभी नहीं पहुंचा। उसने राहत की सांस ली और डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल लिया। अंदर पहुंचकर एक बार फिर घड़ी पर नजर डाली। 1:45 बज रहे थे। उसे आश्चर्य तो हुआ, मधुकर अभी तक घर कैसे नहीं पहुंचा, पर विशेष परेशानी नहीं हुई, बस आता ही होगा। उसने बैठक और बेडरूम में बेतरतीब फैली चीजों को समेटा और संवार कर यथास्थान लगा दिया। फिर रसोई घर में जाकर गैस जलाई और एक भगोना पानी उस पर चढ़ा दिया। उसके आने तक पानी खौल जाएगा और तुरंत कॉफी बन जाएगी। खाने के लिए वह 2 से साथ लेकर आता है। वैसे उसने रसोई घर में बिखरे 2-4 डिब्बे भी टटोल डाले। आधी डबल रोटी तो हाथ लग गई, पर बहुत खोजने पर भी मक्खन या खीरा टमाटर जैसी कोई चीज़ नहीं मिली जो सैंडविच बना डालती। हार कर उसने डबल रोटी कागज में लपेट कर वापस डिब्बे में डाल दी। फिर रसोई घर के तमाम बर्तन, यही कोई 4 प्याले, 4 प्लेटें, 3 चम्मच, एक कहीं खो गया था, और 2 भगोने धो पोंछ कर तरतीब से लगा दिए। इतने में देखा पानी खौल आया है। उसने फिर एक नज़र घड़ी पर डाली। 2। मधुकर अब तक नहीं आया। उसने गैस बुझा दी और बैठक में जाकर एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। हर 10 पन्ने पलटने के बाद वह घड़ी पर निगाह डाल लेती और दोबारा पन्ने पलटने लगती। ऐसा करते करते 2:30 बज गए और तब उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। लगा वो मधुकर नहीं, जितेन की प्रतीक्षा कर रही है। घबराकर उसने पत्रिका बंद कर दी और उठकर रसोई घर में चली आई। गैस जलाकर पानी दोबारा खोलने के लिए रख दिया। एक प्याले में कंडेंस दूध और कॉफ़ी पाउडर डालकर इंतजार करने लगी कि जैसे ही पानी खोले अपने लिए कॉफ़ी बना ले। पूरे बेंगलुरु शहर में मधुकर ही एक ऐसा इंसान होगा जो इंस्टेंट कॉफ़ी पीता हो। फिल्टर वाली कॉफ़ी बनाने के लिए उसके पास न बर्तन है न इच्छा। उसे स्वयं इंस्टेंट कॉफ़ी फीकी लगती है। ना हो तो उसने सोचा वह खुद ही जाकर बाजार से एक फिल्टर कॉफ़ी पाउडर खरीद लाएगी। आप लोगों की कॉफ़ी बहुत तेज होती है, मुझसे पी नहीं जाती, एक दिन मधुकर ने कहा था। तो सुधा बोल उठी, अभी बच्चे हैं आप, इसलिए। सहसा सुधा के कहे शब्द एक बार फिर उसके कानों में गूंज गए। ओफो, क्या हो गया है मधुकर को? एक तो ऐसे ही सुधा ने दिमाग खराब कर दिया है, ऊपर से मधुकर जाने कहाँ बैठ गया। स्कूटर चलाता भी तो इतना अंधाधुंध है। नहीं, वैसा वह नहीं सोचेगी। खोल आए पानी को प्याले में ढालकर वह बैठक में लौट आई और देर तक उसे हाथ में लिए बैठी रही। पीने की इच्छा नहीं हुई। वह सुधा को मन ही मन समझाती रही उसने जो कुछ कहा था वह गलत था। प्यार एक नैसर्गिक वस्तु है जो भाग्यवान को ही नसीब होती है। परिपक्वता या भौतिक भोग विलास की दुहाई देकर उसे नकारा नहीं जा सकता। यदि मधुकर वैसा हो भी जैसा सुधा उसे समझती है, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रेम पात्र की उपयुक्तता देखकर नहीं किया जाता, वह तो बस हो जाता है। उसके नियम उतने ही अज्ञात हैं जितने कि वह कली को चटका कर खिला देते हैं, अंकुर को सहलाकर पात बना देते हैं। आज घर जाकर वह जितेन से कह देगी कि उसे मधुकर से प्यार है और वह उसके बगैर नहीं रह सकती। हालांकि उसने 3 बजा रही घड़ी पर निगाह डालकर सोचा,
कमबख्त ने 2 घंटे से यहाँ भूखा प्यासा बैठा रखा है। ठंडी पड़ गई। कॉफी के प्याले को उठाकर वो खड़ी ही हुई थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मधुकर प्याला हाथ में थामे थामे वो दरवाजे की तरफ भागी। दूसरा हाथ बढ़ाकर सिटकनी खोल दी। बाहर मधुकर ही था। भीतर आकर उसके हाथ में प्याला देखकर बोला, मुझे भी देना कॉफी। लो। उसने प्याला उसकी ओर ही बढ़ा दिया। थू, एक घूंट भरकर उसने कहा, ये तो एकदम ठंडी है। 2 घंटे में ठंडी नहीं होगी। ओह, वह दिया, सचमुच बहुत देर हो गई। कहाँ थे? मनीषा ने कहा। मैंने सोचा चलो किस्सा निपटा, कहीं एक्सीडेंट में शहीद हो गए लगते हो। अरे क्या बताऊं, वो बोला, तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी में सब साले एक से एक बढ़कर गधे हैं। अरे हुआ क्या? क्या नहीं हुआ? तुम्हें बतलाया था ना, मेरी क्लास में एक लड़का है जिसे पोलियो हो चुका है। बेचारे के हाथ खराब है, लिख नहीं पाता। कितनी दौड़ धूप करके इन सालों से उसके लिए लेखक नियुक्त करवाया था। आज पता है क्या हुआ? क्या? सालों ने ऐसा लेखक दिया जो अर्थशास्त्र का क ख ग भी नहीं जानता। थ्योरी का पेपर था और उस गधे के बच्चे को एक भी डायग्राम बनाना नहीं आता था। ऊपर से इन्विजिलेटर साहब फरमाते हैं कि समय अधिक नहीं दिया जा सकता। मन कर रहा था साले का सिर फोड़ दो। साला गधा कहना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, मधुकर ने तहस में आकर कहा। साले को साला नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? अच्छा कहो, फिर क्या किया तुमने? फोड़ा है उसका सर? नहीं, इतनी गंभीर बात है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे बाबा, मजाक कौन साला कर रहा है? मनीषा ने भी खींच कर कहा। अब बतलाओ भी क्या हुआ? माथा पच्ची करके कल से दूसरा लेखक तय करवा के आया हूँ। चलो काम तो हो गया, पर जानती हो उस बदमाश ने क्या कहा मुझसे? किस बदमाश ने? अरे तुम्हारे आदरणीय वाइस चांसलर ने। कहने लगा, ठीक तो है, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को लेखक बनाकर देंगे तो मदद नहीं कर देगा उसकी। सच कहता हूँ, सुनकर मन हुआ कि एक जड़ दूं उसके मुंह पर। लड़का बेचारा विकलांग है, आत्मबल के भरोसे किसी तरह पढ़ रहा है, उसकी मदद करने से तो रहे, बैठे बैठे कानून निकाल रहे हैं। ये साला सारा का सारा देश ही वकीलों का देश है। और पता है मैंने ये कहा तो क्या बोला? मिस्टर नागपाल, आप बहुत भावुक हैं। साला गधे की दूं। तुम्हारे लिए सभी यही कहते हैं। अनायास मनीषा के मुंह से निकल गया। कौन कहता है? मधुकर उठकर बिल्कुल उसके करीब आ गया। कौन कहता है? उसने दोहराया। तुम ऐसा सोचती हो? नहीं मधुकर, उसने मधुर स्वर में कहा, मैं नहीं सोचती। मुझे तो तुम्हारे लोगों के लिए ये चिंता अच्छी लगती है। और लोग कहते हैं। कौन लोग? तुम्हारे पति? सुधा, वह भी। पर मैं ऐसा नहीं सोचती, उसने मन ही मन दोहराया। काश मैं भी इसी तरह हर इंसान के लिए चिंतित हो सकती। आज जितना उत्तेजित मधुकर क्लास के एक सामान्य छात्र के लिए हो उठा है, उतना तो वह सिर्फ उसके लिए हो पाती है जो उसके प्रेम का पात्र हो, जैसे मधुकर या जितेन। प्रेम पात्र की खोज में भटक कर वह जितेन के रास्ते मधुकर तक पहुंची और अब उसे अपनी जीवन धुरी का केंद्र बिंदु बना बैठी है। कॉलेज में मधुकर और मनीषा दोनों पढ़ाते हैं। अनिवार्य वे दोनों एक दूसरे के लिए हैं। फिर भी अपने जीवन का बहुत बड़ा अंश मधुकर बचा ले जाता है और केवल अर्थ उपार्जन के हेतु नहीं, आंतरिक उत्साह और उष्मा से प्रेरित हो अपने कार्य क्षेत्र को अर्पण कर देता है। पर मनीषा, वो क्या उस उष्मा का अनुभव केवल पुरुष को लेकर ही करती है? उसने अपने भीतर टटोल कर देखा और पाया ऐसा नहीं है। कभी कभी अपनी कहानी के पात्रों की संरचना करते ऐसी ही अनूठी उष्मा उसके शरीर के रोम छिद्रों को प्रज्वलित कर देती है और लगने लगता है कि वह पात्र उसके जीवन के निकटतम पात्रों से अधिक सजीव और महत्वशाली हैं। उस क्षण वह अपना लक्ष्य खुद अपने भीतर खोजती है और उसे पानी के मार्ग का संचालन भी स्वयं करती है, अकेली। पर तब अकेलेपन की चिलकती धूप उसे तपाकर हरित छाया कुंजों की शरण में नहीं भगाती, आत्मतुष्टि और स्वाभिमानी गर्माहट से भर देती है। उसे लगा वह तुष्टि मधुकर के संसर्ग में पाई परितुष्टि से अधिक घनी और गहरी होती है। मुझे अपने लिखने पर और ध्यान देना चाहिए, उसने सोचा। तुमने बात कर ली? मधुकर के स्वर के साथ साथ अपने कंधों पर उसके हाथों के प्रचंड दबाव से चौंक कर वह इन विचारों की परिधि से बाहर निकल आई। तुमने बात कर ली? उसने दोहराया और कंधों पर उसके हाथों का दबाव और कठोर हो गया। वह समझ गई इस वक्त यह प्रश्न उसे भीतर तक झिझोड़े हुए है। नहीं, अभी नहीं, उसने अपने स्वर को यथासंभव विनीत बनाकर कहा। क्यों, लौटे नहीं? लौट आए हैं। कब? कल शाम। तो बात क्यों नहीं की? संभव नहीं हुआ।
संभव नहीं हुआ? क्यों संभव नहीं हुआ? समझने की कोशिश करो मधुकर। अब इस जिरह से वो क्रुद्ध होने लगी है। वे कल ही तो लौटे हैं, बहुत थके थे, एकदम कह देना संभव नहीं हुआ। कहना चाहती तो हो ना? हाँ हाँ हाँ। तब कहा क्यों नहीं? रात भर क्या करती रही? क्या करती रही? पति पत्नी के पास हफ्ता भर बाद लौटे तो क्या करता रहेगा, सोच नहीं सकते? वह फट पड़ी। दिन भर उस पर हावी रहा तनाव पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था। सोच सकता हूँ, मधुकर ने छोटी सी आवाज में कहा, पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके हाथ मनीषा के कंधों से फिसल गए और वो पास की कुर्सी पर ढह गया, भयंकर ताप के सम्मुख सूखे पत्ते की तरह से उड़कर। उसके इस मर्माहत भाव से मनीषा के प्रेम से अभिभूत कर डाला। यही है उस व्यापक प्रेम का रूप जो दो इंसानों को निकट लाकर एक बना डालता है। सुधा क्या जानती है मधुकर को? यही कि वह अतिशय भावुक और अपरिपक्व है। यदि प्रेम करना अपरिपक्वता की निशानी है तो उसका आरोप सही है। परिपक्व आदमी इतनी गहराई से प्यार कर भी नहीं सकता। उसके लिए स्वप्न देखना आवश्यक जो होता है। प्यार वह करता है केवल अपने से, दूसरे से करता है व्यापार। इतना सब वो सोच गई, पर मधुकर पर व्यक्त न कर पाई। सहसा उसने पाया कि वह इतनी क्लांत है कि कुछ भी कहने या करने की स्थिति में नहीं है, जैसे कोई तूफान उसे चटक पटक कर अभी अभी वहां से गुजर चुका हो। वह मधुकर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और थके कंठ से बोली, डोसे लाए हो? नहीं, उसने कहा। घर में भी कुछ नहीं है। उसने कंधे झटक दिए। भूख लगी है? हाँ। बाहर चलें? नहीं। कॉफी बना देती हूँ। अच्छा। पानी रखकर बाजार से मक्खन ले आती हूँ। डबल रोटी घर में है। अच्छा। वह उठी और रसोई घर की ओर जाते जाते रुककर धीरे से उसके घने बाल सहला दिए। उसने उसका हाथ थामकर हल्के से उसे चूम लिया। फिर वह पानी रखने रसोई घर में चली गई। जितेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगली रात मनीषा ने अपने को वही कल वाला संवाद दोहराते हुए पाया। जितेन ने अखबार पढ़ते पढ़ते कहा। फिर वही उत्तर। पर आज वह निश्चय कर चुकी थी कि उसकी तमाम अनमनस्कता से लोहा लेकर अपनी बात कहकर रहेगी। कहकर ही नहीं, उसे सुनाकर रहेगी। सुन रहे हो? उसने ऊंचे स्वर में कहा। थोड़ी देर के लिए अखबार रख दो, मैं जो कह रही हूँ ये सुन लो तो अच्छा रहेगा। चौंक कर उसने कहा और साथ ही नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे की अद्भुत गंभीरता ने उसकी दृष्टि को बांध लिया। क्या बात है? उसने कहा। बात जो है उसका कुछ आभास में होगा ही। तुम्हारे मद्रास जाते समय मैंने संकेत भी किया था। वह कह रही थी कि पास रखे फोन की घंटी जोर से बज उठी। 1 मिनट, कहकर जितेन ने फोन उठा लिया। रात का खाना खाकर वो दोनों बैठक में आ बैठे थे। तभी उसने बात छेड़ी थी। चाह रही थी कि पूरी बात खोलकर उससे कहे, जिससे उसे अपने से या उससे शिकायत का मौका न मिले। पर इसके लिए आवश्यक था जितेन का एकाग्र मनोयोग। वही मिलना कठिन हो रहा था। वह कुर्सी के एक कोने पर बैठी बेचैनी से टेलीफोन समाप्त होने की राह देख रही थी, पर वह था कि खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। शायद फैक्ट्री में कोई गड़बड़ होगी। वार्तालाप सुनने का उसने प्रयत्न नहीं किया। मन ही मन जो उसे कहना था वो दोहराती रही। फिर उसे डर लगने लगा कि कहीं वो फोन काटते ही उठकर सीधा फैक्ट्री ना चल दे और कहना कल पर स्थगित ना हो जाए। नहीं, एक और रात दिन उसे मन ही मन जुगलाना, कल जाकर फिर मधुकर से तकरार करना बर्दाश्त नहीं होगा। जो कहना है फौरन कहना होगा। तभी उसकी समझ में यह भी आ गया कि बात को घुमा फिरा करना कहकर निष्ठुरता से साफ साफ कह देने से ही जितेन का ध्यान आकर्षित कर सकती। ठीक है, जिस आदमी को उससे 2 बात करने तक की फुर्सत नहीं है, उससे कैसा लगाव? जो रिश्ता रात के अंधेरे में जन्म लेता है और चंद घंटे कायम रहकर दिन के उजाले के साथ साथ खत्म हो जाता है, उसे तोड़ने में कैसा संकोच? जितेन, फोन के कटते ही उसने ऊंची आवाज में कहा। सॉरी, फैक्ट्री से फोन था वहाँ। जानती हूँ तुम्हें फौरन जाना है, पर जाने से पहले मेरी बात सुन लो। उसका स्वर अनमना था। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। क्या? वो खड़े होते होते बैठ गया और फिर हंस पड़ा। इतनी भी क्या नाराजगी है? उसने कहा। मैं बस गया और आया, रात तक जरूर लौट आऊंगा। मनीषा का दिल हुआ कि पास रखा फूलदान उसके सिर पर दे मारे। उफ, आदमी इतना अंधा भी हो सकता है। उसकी हंसी ने उसका संकोच फूंक मारकर उड़ा दिया और वो क्रूर हो उठी। मैं नाराज नहीं हूँ, उसने कहा। मैं मधुकर से प्यार करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। मधुकर? उसने बेवकूफ सवाल दोहराया। मधुकर? हाँ, तुम मिल तो चुके हो उससे।
यह सब तुम क्या कह रही हो? क्यों, तुम क्या जानते नहीं? मद्रास जाते समय मैंने तुमसे कहा था ना। क्या कहा था? कहा था कि मधुकर मुझे चाहने लगा है। हाँ शायद मधुकर, पर तुम नहीं ना। क्यों, मैं क्यों नहीं? जितेन चुपचाप देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। यह सच है या मजाक? आखिर उसने घुटे घुटे स्वर में पूछा। सच, मेरे जीवन का सबसे स्पष्ट और अनश्वर सच। पर कैसे, क्यों? उसने पता नहीं उससे या अपने आप से पूछा। कैसे क्यों मैं नहीं समझा सकती। प्रेम में कैसे क्यों शायद होता भी नहीं है। मनीषा, सहसा जितेन ने गंभीर स्वर में कहा, किसी भी स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण का मतलब यह नहीं होता कि वो विवाह करें ही करें। आकर्षण ऐसी चीज है जो वक्त के साथ टिकती नहीं। तुम जानती हो मैं उतने तंग ख्यालों का आदमी नहीं हूँ। मत करो, तुम्हारे बीच कुछ हो भी गुजरा हो तो उसे बुलाया जा सकता है। इसमें तलाक की जरूरत नहीं है। स्तंभित मनीषा उसका मुंह ताकती रह गई। बस इतना ही नहीं समझ पाया है वह? इतना निरुद्योग भी कोई आदमी हो सकता है? उसकी कानों में मतकर की कहसा तो बज उठे। कोई दूसरा पुरुष तुम्हारे करीब भी आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आकर्षण, उसने कहा। मैं आकर्षण की नहीं, प्रेम की बात कर रही हूँ। एक ही बात है। एक ही बात? जितेन, तुमने कभी प्रेम किया है? क्यों नहीं, तुमसे करता हूँ। मुझसे? विवाह का अर्थ प्रेम नहीं होता, और ना साथ सोने का। मुझसे प्रेम करते तो इतने शांत भाव से मुझे मधुकर की बाहों में छोड़कर मद्रास न चले जाते। जोर करके रोक लेता तो तुम मधुकर को छोड़ देती। इसी को अनश्वर सच कहती हो? नहीं, मनीषा ने कठोर स्वर में कहा। तुम रोकते तो भी मैं नहीं रुकती। तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम प्रेम करते तो मुझे रोकने का प्रयत्न जरूर करते। आराम से मद्रास न चले जाते। मनीषा, जितेन ने कहा। क्या बात इतनी सी है? मेरे मद्रास चले जाने पर तुम नाराज हो? सच कहता हूँ, मैं ये सोच ही नहीं सकता कि तुम मधुकर से प्यार कर सकती हो। क्यों? शायद इसलिए कि इतना भावुक मैं तुम्हें नहीं समझता था। मुझे समझने का तुमने कभी प्रयत्न ही किया है? शायद तुम्हारा इल्जाम सही है, पर इन दिनों मैं बहुत बिजी रहा हूँ। और तुमने कभी कहा भी तो नहीं। आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इतना अकेला न छोड़ूं। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही जितेन, उसने स्वर को कोमल बनाकर कहा। उसे लगा कि जो वह नहीं करना चाहती थी वही कह गई, और मूल बात सिके शिकायत के गंदे पानी में बहकर धूल निकल गई। इल्जाम का सवाल ही पैदा नहीं होता, वह कहती गई। मधुकर से मैं इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत है। करती हूँ क्योंकि बस करती हूँ। मधुकर को तुम जानती ही कितना हो? कितने दिन हुए उससे मिले? 4 महीने बस। हाँ, पर आदमी को दिन और महीनों के हिसाब से नहीं जाना जाता। उसे मैं 2 सप्ताह में ही उतना ही जान गई थी जितना तुम्हें मैं 2 वर्षों में भी नहीं जान पाई। मैं, और वह मुझे 2 दिन में ही उतना जान गया जितना तुम 2 वर्षों में नहीं जाने। यह जानना मैं आकर्षण है जिसे तुम कहती हो प्रेम। और जब वो चुक जाएगा ना, तब क्या करोगी? प्रेम चुकता नहीं है। प्रेम जरूर चुक जाता है, यही सबकी नियति है। नहीं, और यही उसकी त्रासदी है। तुम प्रेम के बारे में क्या जानते हो? यही कि प्रेम जीवन का लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, तब तुम्हें ऐतराज ही क्या है? मुझे तलाक दे दो। जितेन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चुनने का अधिकार सबको है मनीषा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक बार और सोच लो। तलाक की जरूरत मैं नहीं समझता। तुम अगर न देना चाहो तो मत दो, हम ऐसे ही रह लेंगे। जहाँ तक बदनामी का सवाल है, वह मेरी होगी, तुम्हारी नहीं। तुम्हें जो दुख या परेशानी होगी उसके लिए मुझे अफसोस है, पर अपना निर्णय मैं नहीं बदल सकती। पर मैं नहीं समझती सचमुच तुम्हें कोई दुख होगा। उस दिन अटपटा सूना अवश्य लगेगा, फिर सब सामान्य हो जाएगा। मेरे दुख की छोड़ो, तुम अपने लिए सोचो। क्या तुम मधुकर के लिए अपने आकर्षण को प्रेम का नाम इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इससे तुम्हारी बचपन की कोई साथ पूरी होती है, अपनी मर्जी से विवाह करने की साथ? नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरा मनोविश्लेषण करने की कोशिश मत करो। हाँ, मैं उससे 2 साल पहले मिली होती तो मैं ही नहीं, तुम भी इस अरेंज मैरिज के हादसे से बचकर खुश होते। पर अब यह सब कहने का कोई महत्व नहीं। अब तो मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ, मैं और मधुकर एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। ये भावुकता में कही गई बातें हैं। तो भावुकता से चिढ़े तुम्हें? मुझे नहीं। प्रेम भावुकता है तो है। मुझे इस सब से डर नहीं लगता। डर लगता है तुम्हारे ठंडे दिल से सोचने से। ऐसे वही सोच सकता है जिसने कभी प्यार नहीं किया हो, जो प्यार करना जानता नहीं हो, चाहता नहीं हो। जबरदस्ती करके तुम्हें नहीं रोकूंगा मनीषा। एक इंसान का दूसरे पर इतना अधिकार मैं नहीं मानता।
इतना जरूर कहूंगा कि एक बार और सोच लो। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मत जाओ। इसके अलावा सिर्फ यह कह सकता हूँ कि कभी लौटना चाहो तो लौट भी सकती हो। सहृदयता के लिए धन्यवाद। लौटने का मौका नहीं आएगा। तुम जो भी कहो, मेरी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना रहेगी कि एक न एक दिन तुम भी उस प्रेम को जान लो जो तुम्हारी आत्मा का पोर पोर आनंद से परिपूर्ण कर दे, जीवन का हर क्षण प्रहर्ष की बूंदों से भिगो दे। तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा तर्क, तुम्हारा कर्तव्य सब उसके तेज बहाव में संगमित हो जाए और तुम उस क्षण को पालो जिसे पाने के बाद जीवन पर्यंत तुम्हारी आंखें उसकी चमक से वसीभूत रहें। मेरी तरह तुम्हारा अहम भी पैरुल समान उस जवा कुसुम की पंखुड़ियों में समा जाए जो प्रेम का एक सहज वरदान होता है। कहते कहते उसे लगा इन 2 वर्षों में आज पहली बार जितेन उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा है। सहसा वह उसके लिए दुखी हो उठी। मैं जानबूझकर तुम्हें दुख नहीं देना चाहती जितेन, उसने कहा। मैं लाचार हूँ, वरना और तर्क बेकार है, जितेन ने जैसे अपने आप से कहा। मैं आज रात ही किसी होटल में चली जाती हूँ। नॉनसेंस, उसने सख्ती से कहा। इस तरह भागने की जरूरत नहीं है। जब जाना होगा चली जाना। पर मेरा अब यहाँ रहना क्यों? अब क्या हो गया? 4 महीने से तुम उसे प्यार करती हो और यहीं रह रही थी, तो अब क्या हुआ? तब मैं अपने से संघर्ष कर रही थी, तुम्हें धोखा देकर मैं नहीं रही। पर अब जब निर्णय ले लिया जा चुका है तो और यहाँ रहना। डरो मत, मैं तुम पर बलात्कार नहीं करूँगा, उसने ऐसे स्वर में कहा कि उसके व्यंग के भीतर छिपे दर्द ने मनीषा को छू लिया। जितेन, भाव विह्वल स्वर में उसने कहा। अब जाओ, सुबह बात करेंगे, जितेन ने उसकी ओर पीट करके कहा। मनीषा को लगा कि वह वास्तव में उतना विवेकशील और शांत नहीं है जितना वो समझती आई है। अपनी खबर देते रहना, उसने कहा। मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा हो। मैंने रोकने की कोशिश भी की थी। और कहते कहते उसका गला रुक गया। जितेन उसकी ओर पीठ किए चुप बना रहा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, उसने फिर कहा। अब जाओ, आराम करो, जितेन ने रूखे स्वर में कहा। उसकी रुखाई ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने साफ साफ देखा पतली झिल्ली समान फैली उस रुक्षता में जगह जगह छिद्र है, जहां से वो जितेन के हृदय के वह अंश देख पा रही है जो पहले कभी नहीं देखे थे। जितेन, वो फिर गुदगुदाई। उसने कुछ नहीं कहा, तेज चाल से चलकर कमरे से बाहर हो गया। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर कंधे झटक अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। बेकार है, उसने सोचा। अब जितेन को समझने का प्रयत्न करना बेकार है, उसका समय निकल चुका है। एक बार घर छोड़ने का निर्णय ले लेने पर मनीषा ने पाया कि आगे की योजना बनानी उतनी ही आसान है जितनी कि दावत के लिए खाने की सूची बनाना। उस रात देर तक जगकर उसने अपनी यात्रा का रूप और क्रम तय कर डाला। उसकी दिशा तय करने में जो भावात्मक उद्वेलन उसने महसूस किया था, अब उसे कार्यान्वित करने के तरीके सोचने में कम होने लगा। उसे ख्याल आया कि हो सकता है जितेन इसलिए इतना शांत रहता हो क्योंकि वह सदा कर्मरत रहता है। कर्म का संबंध उन छोटे छोटे व्यवहारिक क्षणों से होता है जो अपने आप में भावना के उत्कट परिचालन से मुक्त रहते हैं। अपनी आगे की यात्रा आयोजित करने में उसने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा कि इस विषय को लेकर जितेन के समाज में कम से कम चर्चा होनी चाहिए। मधुकर के साथ बेंगलुरु में रहना असंभव है, वह जानती थी। प्रत्येक पुरुष समाज के लिए व्यंग का विषय होता है। एक शहर में रहने पर जितेन के लिए यह स्थिति असहनीय हो जाएगी। मेरा निर्णय बदला नहीं। सुबह नाश्ते की मेज पर उसने जितेन से कहा, आज रात में पिताजी के घर मुंबई चली जाऊंगी और फिर वहां से दिल्ली। जितेन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा सामने रखे चाय के प्याले को घूरता रहा। क्षण भर की यह चुप्पी मनीषा के लिए असहनीय हो उठी। वह उसे वापस उन कष्टप्रद क्षणों के बीच ले जाने लगी जो कल रात उसने जितेन के स्वर की रुद्धता सुनने के बाद गुजारे थे। लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, चुप्पी तोड़ डालने के लिए उसने कहा। बेंगलुरु में रहकर तुम्हें दूसरे संकट में नहीं डालना चाहती। लोग क्या कहेंगे मैं उसकी परवाह नहीं करता, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। फिर भी तो तुमने निर्णय ले लिया, उसने कहा। उसके स्वर में कोई उत्तेजना नहीं थी। वह एक सीधा साधा प्रश्न पूछ रहा था। शायद वह भी नहीं, महज बात कह रहा था, यथार्थ को शब्द दे रहा था। हाँ, उसने धीमे से कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, वो उठ खड़ा हुआ। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, गाड़ी भेज दूंगा, ड्राइवर तुम्हें स्टेशन छोड़ आएगा, उसने सपाट स्वर में कहा और बाहर निकल गया। क्षण भर को मनीषा को लगा कल रात उसकी रुक्षता के पीछे
सूनी आग्रह की गोद उसकी कल्पना रही होगी, पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उसने पाया कि जितेन को लेकर वह कोई भी निश्चित मत नहीं दे सकती। दोपहर को मधुकर से मिलकर उसने अपनी मुंबई और वहां से दिल्ली जाने वाली योजना पक्की कर ली। 1 महीना बाद अपना समय पूरा करके वह दिल्ली भी चला जाएगा और यूनिवर्सिटी से दूर कहीं घर ले लेगा। मनीषा उसे वहीं मिलेगी। तलाक मिलने में जो 1 साल लगने वाले थे, उस समय के लिए अलग रहने को दोनों में से कोई तैयार नहीं था। सफ़ेद कागज पर खिंची चंद स्याह लकीरों से अधिक तलाक का महत्व उनके लिए कुछ नहीं था। बस तब तक के लिए उन्होंने अपने परिवार का आरंभ अवश्य स्थगित कर दिया था। दिल्ली के उस छोटे से घर में गुजारे मधुकर के साथ के वह आरंभिक क्षण, जो सोचा था पूरा हुआ, आशा से अधिक। कितने क्षण हैं जो इतने संपूर्ण हो पाते हैं, कितने जीवन हैं जिसमें ऐसे संपूर्ण क्षण आते हैं। फिर भी कोई जीवन जिसमें कुछ ऐसे क्षण आ जाएं, सदा के लिए संपूर्ण तो नहीं हो जाता।